पंजाब एक सरसब्ज़ व शादाब इलाका जो कि सतलुज, जेहलम, कोरंग, रावी जैसे न जाने कितने दरियाओं का घर था, जिसकी तारीख हिंदू सिख मुस्लिम भाईचारे की गवाही देती थी। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया। साइरल रेडक्लिफ की खींची हुई एक लकीर इंसानी हिस्ट्री की सबसे बड़े मैसेकर की वजह बनी। इसमें 15 मिलियन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और 12 लाख लोग इसमें मारे गए। कहा जाता है कि इन 12 लाख में से 11.5 लाख तो सिर्फ पंजाब के इलाके में मरे। हालात इस कदर ख़राब थे कि सिखों को अपनी ही औरतों के सर कलम करने पड़े और मुसलमान अपना मजहब तब्दील करके बताने लगे। मगर ऐसा हुआ क्या कि हिंदू, सिख और मुसलमान सदियों साथ रहने के बावजूद एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। और मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहर लाल नेहरू से ऐसी क्या गलतियाँ हुई जो इतने बड़े मैसेकर की वजह बनी, जानने की कोशिश करेंगे आज की हम इस वीडियो में। यह है प्री पार्टीशन पंजाब, जो कि अपनी नॉर्थ साइड से जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट साइड से प्रेजेंट डे केपीके के साथ मिलता है, जबकि इसके साउथ और वेस्ट साइड पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली वगैरह लगते हैं। पार्टीशन से पहले पंजाब में तकरीबन 15 मिलियन मुसलमान, 6.5 मिलियन हिंदू और 3 मिलियन सिख आबाद थे। मुसलमान वेस्ट पंजाब में, जबकि हिंदू ईस्ट पंजाब में मेजॉरिटी के अंदर थे और सिख दोनों तरफ ही एज माइनॉरिटी कंसीडर किए जाते थे। मगर बात ये समझने की है कि बेशक वेस्ट पंजाब में मुसलमान मेजॉरिटी में थे, मगर वहाँ पर हिंदू और सिख इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लाहौर, जो कि प्री पार्टीशन पंजाब का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर था, वहाँ पे ज्यादातर घर और बिजनेसेस वगैरह सिखों के थे और सिख मुसलमानों से ज्यादा अमीर थे और उनसे ज्यादा टैक्स अदा करते थे। बट द थिंग वाज दे ऑल वर लिविंग पीसफुली अंटिल पार्टीशन प्लान। शुरू से ही कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशन में कुछ खराबियां थी जो इतने बड़े मैसेकर की वजह बनी। पार्टीशन प्लान को समझने के लिए हमें वक्त में कुछ पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो दो कौमी नजरिया कि बड़े सगीर में दो बड़ी अकवाम हिंदू और मुसलमान मौजूद हैं, इसी में ही इतनी बड़ी खराबी थी। ये नजरिया पंजाब पर फिट नहीं बैठता था। बेशक सिख माइनॉरिटी में थे, मगर फिर भी वो एक अलग पहचान रखते थे, एक अलग नजरिया रखते थे। लेकिन अगर हम मान भी लें कि बड़े सगीर में दो बड़ी अकवाम ही मौजूद थी, तब भी दो कौमी नजरिया कबायली लोगों के लिए फायदा मंद नहीं था। बहरहाल जिधर एक तरफ दो कौमी नजरिया को सपोर्ट मिल रही थी, इसी तरह दूसरी तरफ उस वक्त जिन्ना और इकबाल दो कौमी नजरिया की सख्त मुखालफत कर रहे थे। वो यूनाइटेड बड़े सगीर को बरतानिया से आजाद करवाना चाहते थे। हत्ता के इलामा इकबाल ने एक नज़म भी लिखी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। और दूसरी तरफ जिन्ना को भी लगा कि कांग्रेस बरतानिया के एजेंडों पर काम कर रही है, तो उन्होंने बरतानिया को छोड़कर मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट की इंडिपेंडेंस के लिए काम करना शुरू किया। मगर 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन में जिन्ना को बहुत बुरा धचका लगा जब मुस्लिम लीग पंजाब असेंबली की 175 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें ही हासिल कर सकी। फिर उसके बाद जिन्ना को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने उसके बाद ठान ली कि वो मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत हासिल करके ही रहेंगे। अब इस बात पर बहुत कंट्रोवर्सी है कि जिन्ना ने अपना नजरिया यूं अचानक क्यों तब्दील कर लिया। कई लोग कहते हैं कि जिन्ना मुस्लिम पावर हासिल करने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल करने लगे, मगर आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में जरूर बताइए। बहरहाल इसका फायदा ये हुआ कि 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शन में पंजाब असेंबली की 86 मुस्लिम सीट्स में से 79 सीट्स मुस्लिम लीग ने हासिल कर ली, जिससे एक ये अंदाजा हो गया कि पंजाब के मुसलमान क्या चाहते हैं। कहा जाता है कि इकबाल की वफात के बाद पंजाब के मुसलमान लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रहे थे और उन्हें किसी एक अच्छे लीडर की जरूरत थी। फिर उसके बाद पंजाब के मुसलमान रैलियां निकालते, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, जबकि दूसरी तरफ मास्टर तारा सिंह, जो कि पंजाब के सिखों के लीडर, अकाली दल के मेंबर और सिखिस्तान के बहुत बड़े सपोर्टर थे, वो पार्टीशन के सख्त खिलाफ थे और उनको ये नारे सुनकर बहुत गुस्सा आता था। अकाली लेजिस्लेचर या फिर अकाली दल सिखों की एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिनका मेन मोटिव पंजाब को पार्टीशन से बचाना था। एक्चुअली दे ऑल वर वर्किंग ऑन सिखिस्तान। ये एक सिखों के लिए अलग स्टेट लेना चाहते थे और उसी की बका के लिए काम करते थे। फिर तारीख आती है 16 अगस्त 1946। जिन्ना डायरेक्ट एक्शन की कॉल दे देते हैं, जिसका मकसद तो ये था कि मुसलमान अपने घरों से बाहर निकलें और बरतानिया से एक अलग मुल्क का मुतालबा करें। मगर जिन्ना नहीं जानते थे कि ये पीसफुल रैलियां कब इतने बड़े वायलेंस की वजह बन जाएंगी। डायरेक्ट एक्शन कॉल की वजह से अकेले कलकत्ता में ही हिंदू मुस्लिम झगड़ों की वजह से 10,000 लोग मारे जाते हैं। और यही वो वक्त था जब नेहरू और कांग्रेस को समझ आने लग गया कि उनको भी एक अलग स्टेट ही हासिल करनी चाहिए। 4 मार्च 1947 अकाली लेजिस्लेचर पार्टी के मेंबरान लाहौर असेंबली में मुलाकात करते हैं। मास्टर तारा सिंह को देखकर मुसलमानों का एक ग्रुप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाता है, जिसे देखकर मास्टर तारा सिंह तैश में आ जाते हैं और असेंबली की सीढ़ियों में खड़े होकर अपनी किरपार निकालकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं।
मास्टर तारा सिंह का ये नारा हर तरफ हलचल मचा देता है। पूरे रावलपिंडी में मशहूर हो जाता है कि मास्टर तारा सिंह ने मुस्लिम लीग का झंडा फाड़कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। सारे मुसलमान हैरत ज़दा हो जाते हैं। इसके बाद अकाली दल के कुछ मेंबरान अपने सिख सपोर्टर के साथ मिलकर मुसलमानों के मोहल्लों से ड्रम बजाते हुए और नारे लगाते हुए गुजरते हैं कि जो मांगे पाकिस्तान उसे देंगे कब्रिस्तान, नहीं बनेगा पाकिस्तान, बनेगा तो सिर्फ सिखिस्तान। 4 मार्च का ये मंजर था कि पूरे पंजाब में हलचल मच गई थी। मुसलमान सिखों से डर रहे थे और सिख मुसलमानों से डर रहे थे, और इसी कश्मकश में 4 मार्च का सूरज ग़रूब हो जाता है। 5 मार्च 1947। अगले दिन सुबह होते ही कचरा उठाने वाले को कुरान मजीद के सफ़हात सड़क पर फटे हुए पड़े मिलते हैं। वो इनके मुताल्लिक जानने के लिए सिखों और हिंदुओं के मोहल्लों का रुख करता है, मगर एक मोहल्ले में उसे किरपार मारकर मार दिया जाता है। जब ये खबर मुसलमानों को पता लगती है वो तैश में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत हो गई अब सिखों की बदमाशी, अब हम इनसे बदला लेकर रहेंगे। मुसलमान सिखों के मोहल्लों के मोहल्ले जला देते हैं। 5 मार्च इंतहाई तबाही का दिन गुजरता है। हज़ारों लोग मारे जाते हैं। सिख बगैर कुछ देखे मुसलमानों के मासूम बच्चों को, बीवियों को और उनके बड़ों को मर्सीलेसली कत्ल कर देते हैं। पूरा पंजाब तहस नहस हो जाता है। रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, अमृतसर, हर तरफ खून की नदियां बह जाती हैं। ब्रिटिश पंजाब में कर्फ्यू नाफिज कर देता है। रिपु दामन सिंह, जो कि इस वाक़े को अपनी आंखों से देख रहे थे, वो बताते हैं कि आई सॉ द chaos in Amritsar on March 4 when Sikhs began urging people to resist Pakistan. The violence quickly grew, causing panic. I witnessed the horrific Chowk Pragdas massacre, where Muslims were brutally killed, including the elderly, women and children. Akali leaders like Udham Singh Nagoke and Hindu Sikh criminal gangs were involved in these crimes. These gangs, which used to cooperate, became savage and competed in cruelty against innocent people from the enemy community. I saw many mutilated bodies, and the attack on Chowk Pragdas was particularly brutal and planned. I heard Sikh troops from some princely states might have been involved. The Akalis didn't protect Muslim girls or women. Instead, they led the violence. Baba Ghanshyam Singh, a Sikh communist leader, saved many Muslims, rescuing about 300 people. मैं आपको बताता चलूं कि अमृतसर मुसलमान, सिखों और हिंदुओं के बदमाशों का गढ़ था, और जब ये मार्च के दंगे हुए तो इन्हीं बदमाशों की वजह से दोनों तरफ के सिर्फ और सिर्फ मासूम लोग मारे गए। और यकीन रहे कि ये मार्च 1947 है और अगस्त 1947 में मुल्क का बंटवारा होने जा रहा है, मगर बरतानिया ने अभी तक बॉर्डर्स तक अनाउंस नहीं किए। किसी को कुछ पता नहीं कि कौन सा शहर किस मुल्क में जाएगा। मार्च के दंगे इस हद तक बढ़ गए और मुसलमानों का इतना खून बह गया कि अमृतसर में मौजूद मुसलमान बदमाशों ने मुसलमानों को सिखों के खिलाफ उभारना शुरू किया। मुसलमान गुस्से में थे और इस कदर तबाही पर उतर आए कि सिखों के घरों में घुसकर उनकी औरतें उठा लाते और यही कुछ सिख करते, उनके साथ रेप करते और उन्हें फिर मारकर कुओं में फेंक दिया करते। उस वक्त एक आर्टिकल छपा था जिसे टाइटल दिया गया रेप ऑफ रावलपिंडी। ये हिस्ट्री का वो मोड़ था जिधर सिखों और मुसलमानों के दरमियान का भाईचारा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। कुछ ही दिनों बाद अकाली दल के कुछ मेंबरान माफिया मांगते हुए मुस्लिम लीग के लीडर्स के पास आए और इस मसले को बैठकर हल करना चाहा, और असम्बली के कुछ मेंबरान में मास्टर तारा सिंह भी मौजूद थे। कहा जाता है कि उस वक्त एक मुसलमान की तरफ से मास्टर तारा सिंह को असैसिनेट करने की भी कोशिश की गई, मगर वो नाकाम हो गया। इधर जो सबसे बड़ी गलती मुस्लिम लीग के लीडर जिन्ना और कांग्रेस के लीडर नेहरू और गांधी से हुई वो ये थी कि मार्च के दंगों के बाद मुसलमान और सिखों के लॉस पर इनमें से किसी ने भी किसी किस्म का कोई अफसोस तक जाहिर नहीं किया। एक तरफ तो नेहरू और जिन्ना पंजाब को अपने मुल्क में शामिल करना चाहते थे और दूसरी तरफ इतनी बड़ी कोताही समझ से बाहर है। अब इस वक्त तक पंजाब के हवाले से 4 गिरोह मौजूद थे। एक मुस्लिम लीग जो चाहती थी कि पूरा पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए और सिख भी उसमें शामिल हों, और दूसरी तरफ से कांग्रेस के नेहरू जो चाहते थे कि पूरा पंजाब इंडिया का हिस्सा बन जाए और सिख भी इंडिया में शामिल हो जाए। तीसरी तरफ अकाली दल के लीडर जो चाहते थे कि सिखिस्तान बना दिया जाए और मुसलमान पाकिस्तान में जाएं और हिंदू इंडिया में चले जाएं। और चौथा जो मोटिव था वो था खिज़र हयात खान का। खिज़र हयात खान प्रिंसली स्टेट पटियाला के प्राइम मिनिस्टर थे। वो कहते थे कि पूरे पंजाब को ऐसे ही डिवाइड कर दिया जाए और इसमें जिस तरह से सिख, मुसलमान और हिंदू बस रहे हैं वो बसते रहें। बहरहाल मार्च के दंगों के बाद खिज़र हयात ने पंजाब के फ्यूचर के हवाले से यही 4 प्लान्स रखे: अ यूनाइटेड पंजाब, अ ब्रिटिश पंजाब, अ पार्टीशन पंजाब और अ सिखिस्तान। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूनाइटेड पंजाब का मकसद था
کہ اس میں جس طرح 3 اقوام موجود ہیں وہ اسی طرح ہی اپنی زندگی بسر کرتی رہیں. اٹ واز اے گریٹ آئیڈیا، بٹ جتنے دنگے سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان ہو چکے تھے یہ علاقہ اس طرح لانگ ٹرم میں کبھی بھی سسٹین نہیں کر سکتا تھا. اور دوسرا آئیڈیا تھا سکھستان کا. سکھستان بنایا جا سکتا تھا مگر اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ سکھ پنجاب میں کہیں پر ایز اے میجورٹی میں موجود نہیں تھے. یہ مری سے لے کر امرتسر لگ بھگ پورے پنجاب میں ہی پھیلے ہوئے تھے اور ان کی اسٹیٹ بنانا ایک بہت ہی مشکل کام تھا. اور اگر سکھ میجورٹی والے شہروں کو الگ سے آزاد بھی کر دیا جاتا تو تب بھی ان کے درمیان ملیر کوٹلا اور کپور تھالہ جیسے شہر آتے تھے جن کے پرنسلی لیڈرز یا تو مسلمان یا پھر عیسائی ہوا کرتے تھے. تو کسی اسٹیٹ کو اس طرح سے آزاد کر دینا واز ناٹ اے گڈ آپشن. اور برٹش پنجاب کا یہ مقصد تھا. خضر حیات چاہتے تھے کہ پنجاب کو فی الحال برٹش کے حوالے ہی رکھا جائے جس سے ہمیں پنجاب کے فیوچر کے حوالے سوچنے کے لیے تھوڑا مزید ٹائم مل جائے. بہرحال اب اپریل 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی انٹری ہوتی ہے اور وہ ان 4 آئیڈیاز کی بنا پر پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ کروا لیتے ہیں اور ووٹنگ پارٹیشن کے حق میں آتی ہے. جناح اور نہرو سکھوں کو اپنے اپنے ملک میں شامل کرنا چاہتے تھے. اس کے حوالے سے دونوں نے سکھوں کو بہت سے خواب دکھائے. جناح سکھوں کو پاکستان میں اس لیے شامل کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اکانومیکلی پاکستان میں آلریڈی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے اور پاکستان کی اکانومی کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا. اور نہرو سکھوں کو انڈیا میں اس لیے شامل کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ پاکستان میں شامل ہو گئے خان اور سکھ مل کر انڈیا کا جینا حرام کیے رکھیں گے. جناح نے سکھوں سے بہت سی میٹنگز کی اور انہیں اس بات پر منانے کی کوشش کی کہ وہ پاکستان میں شامل ہو جائیں. کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ تو جناح نے کسی سکھ لیڈر سے ملتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھمایا اور کہا کہ تمہاری جتنی بھی شرائط ہیں اس کاغذ پر لکھ دو اور میں بغیر پڑھے اس پر سگنیچر کر دوں گا مگر تم پاکستان میں شامل ہو جاؤ. اس سے بھی زیادہ کچھ ہرے باغ نہرو نے سکھوں کو دکھائے تھے کہ وہ سکھوں کو الگ اسٹیٹ پرووائڈ کریں گے. ان کے الگ لاز ہوں گے جو کہ آج تک پورے نہ ہو سکے. سکھوں نے صرف مسلمانوں سے نفرت کی وجہ سے ہندوستان میں شامل ہونے کا اعلان کیا. پھر اس کے بعد 3 جون 1947 آیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آل انڈیا پاکستان کے ریڈیوز پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کے بارڈر کی اناؤنسمنٹ کر دی. یہ اناؤنسمنٹ سن کر پورے پنجاب کے لوگوں کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک جاتی ہے. The partition was a mess. سائرس ریڈ کلف نے بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر ہندوستان کی جیوگرافی جانے، بغیر کبھی پنجاب میں قدم تک رکھے ہندوستان کے نقشے پر بارڈر کی لائن ڈرا کر دی. یہ لوگوں کے گھروں تک کو کاٹتی ہوئی چلی گئی. ریڈ کلف نے صرف یہ کام 5 وقتوں کے دورانیے میں کیا. پارٹیشن اس قدر خراب تھی کہ نہ جانے ہی کتنے ہی مسلم میجورٹی والے شہر انڈیا کی طرف اور کتنے ہی ہندو میجورٹی والے شہر پاکستان کی طرف کر دیے گئے. مرشد آباد اور ملدہ جو کہ مسلم میجورٹی شہر تھے انہیں انڈیا کو سونپ دیا گیا. چٹاگونگ جدھر صرف مسلمان 2% مائنورٹی کے ساتھ موجود تھے اسے ایسٹ پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اور دوسری طرف پنجاب میں بھی سکھ سمجھ رہے تھے کہ لاہور ہندوستان کا حصہ بنے گا اور مسلمان سمجھ رہے تھے کہ امرتسر پاکستان کا حصہ بنے گا. بلکہ کچھ مسلمانوں نے تو امرتسر میں اپنی سیٹلمنٹس تک بنا لی تھی مگر لاہور پاکستان کو سونپ دیا گیا تھا اور امرتسر جو کہ مسلم میجورٹی والا شہر تھا اسے انڈیا میں شامل کر دیا گیا. لوگ اس پارٹیشن سے بالکل بھی خوش نہیں تھے. مسئلہ تو تب بڑھا جب سکھوں کی ایک انتہائی ہولی پلیس کرتارپور پاکستان کے حوالے کر دی گئی. سکھ اس پر بہت نالاں تھے. انہوں نے بہت ریلیاں نکالی. مزید وائلنس بڑھتا چلا گیا. کروڑوں لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے. تقریباً 8.5 ملین مسلمان انڈیا سے پاکستان کی طرف مائیگریٹ ہوئے اور 6.5 ملین ہندو پاکستان سے انڈیا کی طرف مائیگریٹ ہوئے. تاریخ نے ان کے درمیان اس قدر دراڑیں ڈال دی تھی کہ مائیگریشن کے درمیان میں بھی جدھر ایک دوسرے کو دیکھتے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے. اسی وجہ سے 1.2 ملین لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے اور اس طرح سے ایک سرسبز و شاداب علاقے میں خون کی ندیاں بہہ گئی اور اس طرح سے پنجاب کی پارٹیشن کا عمل وجود میں آیا. فیض احمد فیض اس پارٹیشن کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل. آخر میں بس میں یہی کہوں گا کہ پنجاب کی پارٹیشن بہت ہی برے طریقے سے کی گئی. اس میں سکھوں اور مسلمانوں کا بہت زیادہ استحصال کیا گیا، بہت سی معصوم جانیں قربان ہو گئی. مگر ہم تاریخ کو بدل تو نہیں سکتے، ہمیں تاریخ قبول کرنی پڑتی ہے. اللہ حافظ.